Hello, good morning everyone. Myself Purnima from Sodi Mastermind Classes Gurdaspur. Among you people with our new lecture based on the Unit 1st Solid State. Yesterday's topic was about the type of defects. Now defects are over and today we are going to start the new topic, which is band theory and properties of solids. So dear students, come with me. So dear students, today's topic is band theory. Note down name of the topic, band theory. So band theory क्या है, किसके लिए है? ये सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए ये थ्योरी जो है वो बनाई गई है। इस थ्योरी का नेम बैंड थ्योरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टू बैंड्स जो हैं, अलग अलग दो रीजन्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें आप ये एक्सप्लेन करोगे, जिनकी हेल्प से आप ये एक्सप्लेन करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक रीजन से दूसरे रीजन में फ्लो करे या नहीं करता है। तो इसलिए इस थ्योरी का नेम, बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट बैंड्स, दैट थ्योरी, दिस थ्योरी इज नोन एज बैंड थ्योरी. So write down the difference in the electrical conductance. The difference in the electrical conductance behavior of conductors, insulators and semiconductors can be explained with the help of band theory. तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी वेरी करती है, चेंज करती है। ठीक है, कंडक्टर्स हाईली कंडक्टिंग होते हैं, इंसुलेटर पुअर कंडक्टर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स इन बिटवीन रहते हैं। तो तीनों की जो कंडक्टिंग पावर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी अराइज हुई है। थ्योरी नेम इज कॉल्ड एज बैंड थ्योरी. द बॉन्डिंग इन मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड. The bonding in metals can be explained by extending the simple theory of metals known as band model. ठीक है, तो मेटल्स की कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल थ्योरी, एक सिंपल मॉडल हमने एक्सप्लेन करना है। मॉडल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उस मॉडल को कहा जाएगा बैंड मॉडल. ठीक है, बैंड थ्योरी या बैंड मॉडल. तो इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी. The basic principle of this theory is that metallic lattice has large number of metals, and the atomic orbitals of these atoms overlap and forms the large number of molecular orbitals. तो मेन इस थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है? एक मेटालिक लैटिस है, उसमें नंबर ऑफ मेटल एटम्स होंगे. मेटल एटम, एनी मेटल एटम
ABCD कोई भी हो सकता है, तो उन मेटल एटम के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, बिकॉज मेटल इज जस्ट एन एटम. आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, दीज आर द एटम्स. सो इन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे आपकी नॉलेज के लिए ये +1 का टॉपिक है. नॉलेज के लिए आपको बता दूं, ये इधर ध्यान देना ज़रा. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 एटम्स हैं, हाँ जी, वी हैव 2 एटम्स ऑफ सोडियम और हाइड्रोजन ही कह लो आप. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया ये फर्स्ट. तो दूसरा एटम H हो गया, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया ये सेकंड. ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप हो गए, तो ये बन गया इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H. ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. तो ये थ्योरी का मेन फंडा जो है, प्रिंसिपल जो है वो यही है. ठीक है जी. फर्दर आप लिखोगे विच आर वेरी क्लोज इन एनर्जी, which are very close in energy that they form energy bands. These energy bands are तो बैंड्स बनाते हैं. बैंड्स कौन कौन से बैंड्स हैं, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए फिर लिख लेना. फर्स्ट है वैलेंस बैंड, सेकंड है कंडक्शन बैंड. जो बैंड फुली फिल्ड होगा या फिल्ड होगा उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड. जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है आपका वैलेंस बैंड, और जो खाली होगा, एम्प्टी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड. ठीक है, और दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप होगा, एनर्जी गैप होगा, एम्प्टी स्पेस होगी, उसे हम कहेंगे फॉरबिडन जोन. So note down, first band is valence band. The outermost filled energy band. Is called valence band. The outermost filled energy band is called valence band. Second, कंडक्शन बैंड. जो एम्प्टी बैंड है उसे कहेंगे कंडक्शन बैंड. नोट करें, द एम्प्टी बैंड टू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव. द एम्प्टी बैंड टू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव और शिफ्ट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. तो जो खाली बैंड है, एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, उसे कहा जाएगा वो कंडक्शन बैंड है. थर्ड नंबर नोट करिए, फॉरबिडन जोन. तो फॉरबिडन जोन क्या है, दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप होगा उसे कहेंगे फॉरबिडन जोन है. ठीक है, सो नोट करिए, the empty space between the valence band and the conduction band is called forbidden zone. ठीक है, अब जो बैंड थ्योरी है, हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. तो बैंड थ्योरी जो है वो तीनों की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकती है.
कंडक्टर्स की भी, इंसुलेटर्स के भी और सेमीकंडक्टर्स की। जैसे आप लोग सभी जानते हो कंडक्टर्स हाईली कंडक्टिंग होते हैं, इंसुलेटर्स पुअरली कंडक्टिंग होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो मॉडरेट कंडक्टर्स हैं। सो हाउ बैंड थ्योरी इज हेल्पफुल? विद द हेल्प ऑफ दीज बैंड्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन? It's a very simple to explain. So let us explain how. Now come to the point. How? So first part आप लोग diagrammatically A part conductors के लिए draw करिए। ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक। ये जो ऊपर खाली बैंड बना रखा है एम्प्टी, इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो नीचे गैप बनाया है वो है वैलेंस बैंड। तो साथ में लिखा भी है वैलेंस बैंड फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो इन बिटवीन जो दोनों बैंड्स के स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन जोन। इट्स वेरी स्मॉल, आप देख रहे हो फॉरबिडन जोन, कोई गैप जो है दोनों में ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं वो ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर कंडक्शन बैंड में। दे कैन ईजिली शिफ्ट बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल गैप। मतलब दोनों बैंड्स में ज़्यादा गैप नहीं है तो मूव कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सो इट मीन्स कंडक्टर्स आर हाईली कंडक्टिंग इन नेचर। ड्रॉ दिस डायग्राम। Now move to the B part. Look at the B part now. It is for semiconductors. So आपने पहले से क्या करना है, दो बैंड्स बनाने हैं। एक बैंड जो है वो वैलेंस बैंड है, और नीचे वाला और एम्प्टी बैंड जो है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन बैंड। लेकिन दोनों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा रख देना है आप लोग ने, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा गैप ज़्यादा होना चाहिए। और अब आप क्या कहोगे कि फॉरबिडन जोन है, नॉट टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर आप लोग ड्रॉ कर लेना, लेकर ध्यान दीजिए। तो सेमीकंडक्टर्स में जो जोन है वो ना तो बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, और ना ही बहुत छोटा है। तो क्या होगा कि फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो नहीं कर पाएंगे वो कंडक्शन का रीज़न नहीं होंगे, और जो कर पाएंगे वो कंडक्टिविटी का रीज़न बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 100 में से 50 ही मूव कर पाएंगे या 40 ही मूव कर पाएंगे। सो देयर कंडक्टिविटी इज लेस देन दैट ऑफ कंडक्टर, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सेमी, इन बिटवीन। ठीक है, सो नाउ कम टू द थर्ड वन। लुक एट द थर्ड डायग्राम। इट्स फॉर इंसुलेटर्स। This conduction band, this is valence band, and the gap between the two is very large. दोनों में जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, and it's not possible for the electron to shift from the valence to the conduction band. तो 90% इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे ही नहीं, 95% नहीं करेंगे। तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दो करते भी हैं दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग नेचर। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। So now draw the diagrams, all the three diagrams. By this way, the band theory is helpful in explaining the conducting nature of conductors, insulators, and semiconductors. So draw the first diagram, draw the second one. Now draw the third one. Draw the third one also for insulators. तो जो मैंने आपको समझाया वही हमने थ्योरी वाइज लिखना है, जिसके साथ आपकी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन हो जाएगी। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, दिस इज कंडक्टर्स। 90% क्वेश्चन इसमें से थ्योरी में से उठाना है, पेपर में एग्जाम में आएगा। तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं होता कि बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन इज लाइक दैट कि एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी।
ठीक है, मतलब आप लोग कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करो बैंड थ्योरी को अकॉर्डिंगली। सो वो डायग्राम ड्रॉ करोगे, बैंड थ्योरी का प्रिंसिपल लिखोगे, देयर आफ्टर कंडक्टर के वो गैप के बारे में बात करोगे, तब हम जाके सक्सेसफुल आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नाउ राइट डाउन द कंडक्टर्स, अबाउट द कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी स्मॉल। दोनों ही मतलब क्लोजेस्ट टू ईच अदर है, क्लोजेस्ट अप्रोच में है, दोनों में जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो शिफ्टिंग इज पॉसिबल, इज ईजियर कह सकते हो आप लोग। ठीक है, द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड आर वेरी स्मॉल, हैव वेरी स्मॉल गैप, सॉरी राइट डाउन, हैव वेरी स्मॉल गैप, गैप बहुत कम है। And the electrons can go easily from the valence band to the conduction band. Therefore these are good conductors. For example, metals, alloys, etc. Now shift towards the second part, which is insulator. वैसे तो सेमीकंडक्टर है, बट हम पहले इंसुलेटर डिस्कस करेंगे। The energy gap between the CB means conduction band and VB means valence band। ठीक है, दोनों में जो गैप होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जम्प, into the conduction band. So they have very low conductivity. ठीक है, अगर इनके बीच में गैप इतना ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो शिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। एंड हेंस these acts as insulators. Example, wood, plastic, sulfur. Wood, plastic, sulfur. Now move to the third part, which is semiconductor. तो इसमें आप लोग ये लिखोगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती हैं। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका गैप ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो शिफ्ट करेंगे उनके कारण ही कंडक्शन आएगी, लेकिन सभी नहीं कर सकते या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते। सो इनको आप कंडक्टर्स भी नहीं कहोगे और बहुत कम भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, नेग्लेक्टेबल भी नहीं है, तो आप इंसुलेटर्स भी नहीं कहोगे। So due to this reason, these are called as semiconductors. Now write down some solids which have the properties. Some solids which have the properties in between conductors and insulators. In between the conductors and insulators are called semiconductors. There is only the small difference. There is only the small difference between the valence band and the conduction band.
valence band and the conduction band. So some electrons can jump, but some others do not shift to the conduction band. So these have the conductivity in between the conductors and insulators. That is why these are called semiconductors. For example, silicon, germanium, etc. Now this topic is over now. ठीक है जी, अब कुछ एक टॉपिक्स ही बच गए हैं. होपफुली यही लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाए. अगर नहीं होगा तो एक छोटा सा लेक्चर और आप लोगों को देंगे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. नोट करिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. तो सबसे पहली बात यह है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ रिलेट करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के साथ. ठीक है, नोट करिए बेटा, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स. इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड. ये क्लास 11th में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिप्रेजेंट इन 2 ways, आइदर स्पिन अप और स्पिन डाउन. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके बिहाफ पे ही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. स्पिन की बात ही बेसिकली की जाएगी. किसकी मूवमेंट ज़ीरो आती है, किसकी मूवमेंट ज़ीरो से ज़्यादा है, ज़ीरो से कम है, बहुत ज़्यादा है, उसी के बिहाफ पे आप डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो डिवाइड करोगे और उनकी डेफिनेशंस हम लोग करेंगे. सो लेट अस राइट, इट इज़ ड्यू टू द magnetic moments associated with the individual electrons. एक इलेक्ट्रॉन की कल्ले इलेक्ट्रॉन दी क्या मूवमेंट है, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल होता है म्यू. ठीक है, क्या म्यू की वैल्यू आती है, उनको देख के आप डिस्कस करोगे कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस ये है, विच मैग्नेटिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज द सॉलिड पोजेस. ईच इलेक्ट्रॉन इन द एटम हैज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हैज द मैग्नेटिक मूवमेंट्स which originates from 2 sources. हर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है जो 2 चीज़ों से उत्पन्न होती है, और वो उत्पन्न करने वाली 2 चीज़ें क्या हैं, 2 सोर्सेज क्या हैं? पहला है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. ये आप सबको पता है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस मोशन को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन. मूवमेंट हर इलेक्ट्रॉन की है, चाहे वो फर्स्ट हो या लास्ट हो, लेकिन वो मूवमेंट जो है 2 रीजंस के कारण रिप्रेजेंट होती है. पहला रीज़न, वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इसलिए. ठीक है, और दूसरा रीज़न, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है. जैसे एवरीबॉडी नोज
planets revolves around the sun in elliptical paths, and the planets also revolve around its own axis. ठीक है, Earth is revolving around the sun as well as its own axis. Similarly, electron is revolving around the nucleus as well as its own axis. So there are two type of sources which are responsible for representing the magnetic movements. One is the orbital motion and second is spin of the electron around its own axis. हो गया. Now write down, the moving electron may be regarded as small current loop generating small magnetic field having the magnetic moments along its axis of rotation. तो एक चलता हुआ मूविंग इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है. तो नेचुरली अगर मूव कर रहा है तो उसमें करंट लूप भी होगी, करंट भी कहीं ना कहीं होगा. अगर करंट है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बिकॉज अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है और करंट भी वो जनरेट करता है. ठीक है, तो करंट भी उसमें होता है. तो इसलिए अगर एक चीज़, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें करंट लूप तो है ही, कहीं ना कहीं है ही है. तो अगर करंट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी है. अगर मूवमेंट है तो फिर उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवमेंट पे ही डिपेंड करेगी कि उसने किधर को जाना है, कितनी स्पीड से जाना है. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही हैं. सॉलिड्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो राइट डाउन, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर related to electronic structures and are divided into following types. So टाइप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग आती हैं पेपर में. डिफाइन दिस, गिव एग्जाम्पल ऑफ दिस, या समटाइम ऐसे क्वेश्चन आता है गिव टू डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस सब्सटेंस. ठीक है, ऐसे मतलब पूछ लेते हैं. सो फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायामैग्नेटिक, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, डबलिंग हुई होगी, लाइक दिस. एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, एक ऊपर एक नीचे, डबल्ड है. ठीक है, और ये रिपल्शंस, वीकली रिपेल्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ये इसकी डेफिनेशन है. आर दोज विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये वो हैं जो वीकली रिपल्शन क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेट्स के साथ रिपल्शन क्रिएट करेंगे. जैसे एग्जाम्पल है NaCl, वाटर, बेंजीन एटसेट्रा. NaCl, water, benzene, etc. are the diamagnetic substances. और जो सॉलिड इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे, ठीक है, जो भी सॉलिड इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, एग्जिबिट करे, उसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिज्म है. ठीक है, रोट डाउन द प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी thus exhibited is called as
डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, पेयर्ड अप। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 0। ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स, pairing of electron cancels their magnetic moments, and hence they lose their magnetic character, ओके। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की मोटी मोटी बात सुन लो। एक, नंबर 1 वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2 पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज definite 100% pairing. Number 3 all electrons are arranged in parallel and anti-parallel, means एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। all moments cancel out, net moment is equal to 0, mu is equal to 0 for diamagnetic, example NaCl, water, benzene etc. तो ये है आपका डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नंबर 2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। 2-3 बातें इसकी मोटी मोटी सुन लो मेरे से। पहली बात, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बिकॉज पैरा है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, दीज हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक हो जाए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, इनकी कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी। सो नोट डाउन, आर दोज substances which are attracted by a magnetic field, are those substances which are attracted by the magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट करें। They have permanent magnetic dipoles, permanent मतलब फिक्स्ड हैं। They have 1 or more unpaired electrons, so they are attracted by a magnetic field, example copper 2 positive, iron 3 positive, Fe3 positive, O2 oxygen, molecular oxygen, TiO titanium oxide, CuO copper oxide etc. They lost their magnetism in the absence of magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अट्रैक्शन है, अगर नहीं है तो डन, फिर खत्म। अब आ जाओ थर्ड काइंड पे, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, विच आर स्ट्रांगली, एक तो होता है अट्रैक्शन, एक होता है स्ट्रांगली अट्रैक्शन, एक होता है वीकली अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो ये पहले जो आपने किए हैं पैरामैग्नेटिज्म, दे आर अट्रैक्टेड, जस्ट अट्रैक्टेड। नाउ इन दिस केस दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है। सो राइट डाउन द सब्सटेंसेस विच आर strongly attracted by magnetic field, they show permanent magnetism,
They show permanent magnetism even in the absence of magnetic field. Even in the absence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फिर भी मैग्नेटिक बिहेवियर है. लिसन केयरफुली. मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो है ही बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी मैग्नेटिक बिहेवियर है, तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है. इसका मतलब वो सब्सटेंस अपने आप में एक मैग्नेट ही है, एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ चुका है और वो गया नहीं. दे डोंट लॉस देयर मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड. ठीक है. वंस सच सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड, once such substances are magnetized, these remain magnetized permanently. एक बार मैग्नेटाइजेशन हो गई तो परमानेंटली मैग्नेटाइजेशन हो गई. परमानेंटली बस आपने एक बार करानी है, डेफिनेटली वो मैग्नेट बन ही गया, वो सब्सटेंस मैग्नेट ही है. अब एग्जाम्पल निकल CO, GD गैडोलिनियम, CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड एटसेट्रा. तो ये जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है ये 3 तरह के सब्सटेंसेस हैं जो पोजेस कर सकते हैं. 3 फर्दर टाइप्स हैं. आप लोग इस तरह से डिवाइड कर लोगे. फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म. ड्रॉ दिस टेबल. साईं राम, श्री साईनाथ. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म को. ठीक है. सो कम विद मी. फर्स्ट पार्ट नंबर 1, फेरोमैग्नेटिज्म. जो मैग्नेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें, वो फेरो मैग्नेटिज्म ही है. नोट करिए. दो सब्सटेंसेस विच आर strongly attracted by magnetic field, strongly attracted by the magnetic field. This phenomenon is called ferromagnetism. This phenomenon is called ferromagnetism. They show the permanent magnetism. They show the permanent magnetism even in the absence of magnetic field. Even in the absence of magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तो भी परमानेंटली मैग्नेटिज्म शो करे, तो वो है फेरोमैग्नेटिज्म. एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकल, आयरन एटसेट्रा. ये आप लोग देखो ज़रा डायग्राम, ध्यान से देखना. ये ऊपर है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. मैग्नेट्स हो गए तो बीच में हमने स्क्वायर्स बनाए हैं 2-4. सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही डायरेक्शन में हैं. दे आर ऑल इन वन डायरेक्शन, अबव डायरेक्शन. ये जो स्पिन्स बनाई हैं इनको कहते हैं डोमेन्स. तो जब सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में होंगी तो ऐड होंगी. डोमेन्स आर एडेड, सो म्यू ग्रेटर दैन 0. ड्रॉ दिस डायग्राम. अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. तो जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, इधर देखना ज़रा एक बार. एक स्पिन ऊपर, एक नीचे, एक स्पिन ऊपर, एक नीचे, बट दोनों का नंबर सेम होना चाहिए. अगर 2 ऊपर है 2 नीचे होनी चाहिए.
ठीक है, तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी और म्यू की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए 0। ठीक है, सो नोट करिए, द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक मोमेंट्स आर arranged in parallel and anti-parallel directions, parallel and anti-parallel direction but same in number। याद रखना सेम होनी चाहिए, जितनी ऊपर उतनी नीचे। they are same in number। this property exhibited is known as antiferromagnetism। they don't give resultant magnetic moment। म्यू उनके लिए 0 आएगा। they don't give resultant magnetic moment, that is म्यू इक्वल्स टू 0। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए 2-4 बना के, लेकिन जितनी ऊपर उतनी नीचे डाल के 0 डाल देनी है आप लोग ने। एग्जाम्पल्स नोट कर लेनी है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। अच्छा, इसके लिए ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए, बहुत इजी बनाया हुआ है। नॉर्थ साउथ पोल है, स्क्वायर्स बनाए तो क्या करना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, मतलब इक्वल नंबर होना चाहिए। तो वो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी उसके लिए 0। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास फेरीमैग्नेटिज्म, नोट डाउन। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, इधर देखना ज़रा। इसमें भी जो एरोज होंगी, इधर देखो, हाँ यहाँ पे आओ, इस पॉइंट पे ये देखो आप लोग, इसमें भी जो एरोज होंगी वो अप डाउन होंगी, एंटी पैरेलल पैरेलल होंगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वल नंबर नहीं है, सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है। एक ऊपर है, 2 नीचे है, एक ऊपर है, 2 नीचे है, 2 ऊपर है, एक नीचे, मतलब एक तरफ ज़्यादा कर लो, एक तरफ कम कर लो, चाहे तो ऊपर ज़्यादा कर लो, चाहे तो नीचे ज़्यादा कर लो, लेकिन एक तरफ ज़्यादा कर लो। तो उससे क्या होगा कि सारी मूवमेंट्स कैंसिल नहीं होंगी और आंसर बहुत ज़्यादा भी नहीं आएगा, लेकिन 0 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, सो म्यू ग्रेटर दैन 0 होगा इनके लिए। लेकिन पहले आप डिफाइन कर लीजिए, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स, जिनकी डोमेन्स पैरेलल भी हैं, एंटी पैरेलल भी हैं, बट इक्वल नहीं है, अनइक्वल नंबर में है। सो प्लीज राइट द सब्सटेंसेस इन विच द मैग्नेटिक मूवमेंट्स are arranged in parallel and anti-parallel way, but unequal in direction, but unequal in number, sorry, not direction, number, resulting in net magnetic moments, This property is known as ferrimagnetism. These are weakly attracted by magnetic field. For example, Fe3O4 ब्रैकेट में लिख लो मैग्नेटाइट। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल ZnFe2O4, CuFe2O4, MgFe2O4, etc.
are all the metal ferrites? Are all the metal means zinc ferrite, copper ferrite, magnesium ferrites, are all the metal ferrites. तो ये स्पिन्स ड्रॉ करिए, म्यू ग्रेटर देन 0 लिखिए. सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आप लोग का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यू प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड साईं राम जी टू ऑल.